अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 11 में से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन, दैट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की जो टर्म है वो सुनते साथ ही हमारे जहन में दो किस्म की जो है वो रेस्पिरेशन आती है। एक वो रेस्पिरेशन जिसके अंदर हम गैसेस एक्सचेंज करते हैं, यानी जिसके अंदर जो है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है और हम अपने लंग्स के थ्रू जो है क्या करते हैं, हम ब्लड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज करते हैं। एक तो रेस्पिरेशन ये है। दूसरी रेस्पिरेशन जो है वो कौन सी है? दूसरी रेस्पिरेशन जो है दैट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, सेल्स को डिफरेंट मैकेनिज्म परफॉर्म करने के लिए कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी जो है वो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन से हासिल होती है इनटू अ सिंपल कंपाउंड नोन एज पायरिक एसिड। तो उस मैकेनिज्म को जो है आज हम स्टडी करेंगे। जो रेस्पिरेशन होती है सेल के अंदर वो दो तरह की होती है। एक एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि जो इतना फिनोमिना है दैट हैपेंस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जबकि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो हम सबसे पहले जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस करते हैं। Living organisms need energy to carry out their vital activities. This energy is provided within the cell by process of respiration. Respiration is an universal process by which organisms break down complex compound containing carbon in a way that allows cell to harvest maximum energy. This is also called cellular respiration. तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन होगी और सबसे पहले जो है उसका जो है इंपॉर्टेंस आप कह सकते हैं या एक चीज बताती है हमें कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट वाइटल एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकें। अब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस करते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इसके अंदर सबसे पहले आती है। इन प्रिमिटिव सेल्स एंड सम यूकैरियोटिक सेल्स। प्रिमिटिव सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स से मुराद वो सेल्स जो कि साइंटिस्ट का मानना है कि इस जमीन के ऊपर सबसे पहले सेल की किस्म जो हमारे सामने आई थी उनके अंदर वो बात करता है। फॉर एग्जाम्पल यीस्ट, pyric acid C3H4O3 is further broken down by alcoholic fermentation into alcohol and carbon dioxide. इसके लिए एनर्जी जो है वो NADH2 प्रोवाइड करता है और NAD हमारे पास प्रोड्यूस होता है और जो C3H4O3 पायरिक एसिड है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर? अल्कोहल के अंदर C2H5OH में, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास प्रोड्यूस होती है। तो दैट इज द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। उसके बाद लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। Each pyric acid molecule is converted into a lactic acid. Pyric acid जो है वो लैक्टिक एसिड में भी कन्वर्ट होता है। कैसे? By the use of NADH2, C3H4O3, C3H6O3 जो कि एक लैक्टिक एसिड जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। अच्छा, इन दोनों की फॉर्मेशन होती क्यों है? Both alcoholic and lactic acid fermentation yield small amount of energy from glucose molecules. Only 2% energy present in chemical bond of glucose is converted into ATP. उन्हें क्या है कि ये दोनों प्रोसेस से जो सेल को है वो बहुत थोड़ी अमाउंट में एनर्जी मिलती है। तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है सेल को? Anaerobic respiration occurs in muscle cells in humans and other animals during extreme physical activities like sprinting. जब एनिमल्स या ह्यूमंस के अंदर कोई एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जैसे हम एकदम रनिंग स्टार्ट करते हैं, तो उसके दौरान हमारे सेल तक ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुंच पाती। तो उस कंडीशन में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो परफॉर्म की जाती है और पायरिक एसिड को सिंपल कंपाउंड्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लिया जाता है ताकि सेल जो है वो एनर्जी को यूटिलाइज कर सके। उसके बाद हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसके बारे में हम स्टार्ट करने से पहले हम उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ एटीपी है और बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन है। तो मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज्ड बाय सेल टू प्रोवाइड एनर्जी बाय सेलुलर रेस्पिरेशन इज ग्लूकोज। ग्लूकोज इज मेटाबोलाइज्ड अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल। Before entering the mitochondrion, glucose is split into two molecule of pyric acid. अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है उसके अंदर हमें बताता है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डिपेंड करती है इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, और माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज एंटर होने से पहले पायरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है, वो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक लार्ज ग्रैनुलर और फिलामेंटस अपेंडेजेस होता है, और ये क्या करता है, ये एनर्जी की ट्रांसफर करता है फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू अ केमिकल बॉन्ड ऑफ एटीपी। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से एनर्जी की ट्रांसफर केमिकल बॉन्ड ऑफ एटीपी जो है, दैट इज द वर्किंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ए लार्ज बैटरी ऑफ एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स स्लोली रिलीज एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ एटीपी। एटीपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एटीपी प्ले की रोल इन मोस्ट बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ये एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है। ब्रेकिंग ऑफ टर्मिनल फॉस्फेट ऑफ एटीपी रिलीज 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी एंड एक्टिव। उसका फंक्शन क्या है एटीपी का? एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से जब किसी भी मॉलिक्यूल ने सेल के अंदर या बाहर जाना होता है उस टाइम ये हेल्प करता है। इसके अलावा ये मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा ये नर्व्स कंडक्शन में भी जो है वो हेल्प करता है। अच्छा, यहाँ पे जो एटीपी है इसके अंदर पी जो है, पी इज द स्टैंड्स फॉर द इंटायर फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड फॉस्फेट रिप्रेजेंट इज कॉल्ड हाई एनर्जी बॉन्ड। ठीक है, और हाई एनर्जी बॉन्ड होता है इफ दीज आर ब्रोकन बाय हाइड्रोलाइसिस फार मोर फ्री एनर्जी इज रिलीज्ड एज कंपेयर टू द अदर बॉन्ड्स ऑफ एटीपी। उन्होंने कहा जो टर्मिनल फॉस्फेट होता है अगर हम उसकी ब्रेक डाउन करें तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है एज कंपेयर टू द अदर बॉन्ड्स इन एटीपी। उसके बाद बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन इज एन एसेंशियल ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जो सेलुलर रेस्पिरेशन हम डिस्कस करेंगे वो एक इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। मेंटेनेंस ऑफ लिविंग सिस्टम रिक्वायर्स continuously supply of free energy which is derived from the various oxidation process। अच्छा, जो मेंटेनेंस है ना डिफरेंट प्रोसेसेस की लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके लिए मुसलसल फ्री अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है और वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि मेंटेनेंस ऑफ लिविंग सिस्टम रिक्वायर्स अ कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ फ्री एनर्जी which is ultimately derived from the various oxidation processes। In some cases biological oxidation involves amounts of hydrogen removal of hydrogen, a reaction catalyzed by the dehydrogenases linked by a coenzyme। और मैं आपको बताता चलूं कि फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर जो रिएक्शन होते हैं वो इटसेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये उसकी एक एग्जांपल ही हम डिस्कस करने लगे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की। तो नेक्स्ट जो है मेरा जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम सेलुलर रेस्पिरेशन को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज जो हमने उसका जस्ट इंट्रोडक्शन एरोबिक एनारोबिक को डिस्कस किया, तो एरोबिक रेस्पिरेशन को हम डिस्कस करेंगे जिसकी 4 फेजेस हैं। ग्लाइकोलाइसिस है, पायरोक एसिड ऑक्सीडेशन है, क्रेब्स साइकिल्स है एंड रेस्पिरेटरी चेन है। थैंक यू।